जो आपको आसानी से आ रहे हैं और जिसका आप सटीक उत्तर दे पा रहे हैं, उसको पहले लिखिए। फिर आप ऐसा भी मत करिए कि जो एक नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको सिंगल वर्ड में देना है, पता चला आपने उसमें 5 लाइनों के समय खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं करिए। आपको फालतू लिखना नहीं है, बिल्कुल कंक्रीट जवाब देना है। और पूरे प्रश्न पत्र में आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूं आज आपको, आपका एक प्रश्न 6 नंबर का है और उसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है। स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। आप उसमें से अगर 2 नंबर का कोई एक पार्ट नहीं आ रहा है और 2 पार्ट आपको आ रहे हैं, या एक पार्ट आ रहा है 2 पार्ट नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग है। आप अपना प्रश्न में जितना आ रहा है उसको कर दीजिए, तो आपका नंबर उसमें मिलेंगे। दूसरा, जितने भी क्वेश्चन पेपर है बाइलिंगुअल है, कोई ये डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे अंग्रेजी में ही करना है या हिंदी में ही करना है, एक्सेप्ट दैट लैंग्वेज, उसका ध्यान रखिए। दूसरी और एक मुख्य बात है, अपनी जो भाषा है एसएमएस कल्चर वाली, व्हाट्सएप की भाषा, उसको मत लिखिए। उसको बहुत सारे हम लिख देते हैं। मैंने आप लोगों को सबको, टीचर्स को, इस बच्चों को लेटर भी भेजा था जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था पीछे, कि आप लोग अपने वो शॉर्ट वर्ड वाले जो एक है ना, वाई ओ यू लिखना है तो यू लिख देने केवल, वो नहीं करिए काम, उससे वो मैसेज गलत जाता है और वो नहीं समझ पाते, उसका आपको मार्क्स दे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपका दूसरा क्लियर हो गया कुछ आपको? दूसरा आपका प्रश्न था कॉम्पिटिटिव एग्जाम को साथ साथ हम कैसे करें। देखो भैया, एक चीज तो सीधी माननी पड़ेगी, माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना 12वीं में आते आते वो सीधा, जो 12वीं भी ना करे, सीधा आईआईटी में चले जाए। बड़ी मुश्किल हालत है। बच्चा रोता, 3 साल का बच्चा इस मोबाइल का पूरा ऑपरेशन जानता है, रो रहा है, अरे यार ये अच्छी मुसीबत हो गई, इसने कहां कर रखी तब से जो है, और उसको गेम डाउनलोड करके दे दिया। 5-6 दिन तो उसने गेम डाउनलोड करके देख लिया, उसके बाद तो आपको पूछेगा नहीं, उसके बाद आपको मोबाइल की जिद करता है। अब वो मोबाइल आपने दे दिया उसको, चल थोड़ी देर, उसने वो गेम डाउनलोड कर लिया, तो बाल वाटिका शुरू हो गया है। 3 साल का बच्चा स्कूल में आएगा एनईपी के हिसाब से। ठीक है, तो मेरा आपसे कहना है, कोशिश करिए अपना एनसीईआरटी का जो कोर्स है और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस्ड रहिए। आपका अगर उसमें 2 साल का क्लास 11th और 12th का जो कोर्स है पूरा आपका कंठस्थ है, सब कुछ आप उसको समझ चुके हैं, आपको किसी कंपटीशन में कोई रोक नहीं सकता। कोई अलग से ट्रिक नहीं है। ये तो हमने चूंकि शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, नशे का व्यापार कर रहे हैं, आचरण का व्यापार कर रहे हैं, हम सारी चीजों का व्यापार कर रहे हैं। आप अभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, पिताजी आगे चल रहे हैं ट्रॉली लेके, माता जी साइड से बगल में, आप भी, आपने बहुत बढ़िया सा एक अट्रैक्टिव पैकिंग वाला पैकेट देखा, उसको भी डाल दिया, भले ही वो घर में किसी एक लंबर रूम में पड़ा रहे सामान, परंतु वो एक हमारी अभिलाषा है कि बगल वाला भी डाल रहा है, मैं भी डालूं। आपने देखा कि वो बहुत बढ़िया सुंदर सा सजावट वाला चीज है, क्या है उसके अंदर कुछ पता नहीं, तो अपनी सजावट को इस तरह से रखिए। पहले आप एक जगह पूरा कंसंट्रेट करिए। मार्क्स तब अच्छे आएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मार्क्स का अपनी जगह महत्व है, परंतु आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद अगर मार्क्स बहुत अच्छे भी नहीं आए तो उससे कोई निराश नहीं होना है। आपकी परफॉर्मेंस आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी आ रही है, आपकी इधर थोड़ी कम भी रही तो कोई दिक्कत नहीं। अब सीयूईटी में देखिए, पहले मार्क्स के हिसाब से डीयू में जाते थे बच्चे, आज वो सीयूईटी हो गया, आज वो खत्म हो गया। आपके भैया अगर 33% या 36% भी है तो भी अगर आपने सीयूईटी क्वालिफाई कर लिया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया। तो इसलिए जो है महत्व है, हर चीज का अपनी जगह है, परीक्षाओं का महत्व भी है, पर हमें उससे डरना नहीं। कोशिश करिए पहले अपने सारे कोर्स को डिजाइन जो किया हुआ है उसको बढ़िया से पढ़े समझे, और 2 साल के उस कोर्स को आप पेपर में भी लेके जाइए अपने बोर्ड एग्जाम के, और उसी कोर्स से आप फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर होंगे। आप एनडीए में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, अगर मुझे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स याद है तो नीट में मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मुझे फिजिक्स और मैथ ठीक है मेरी, तो मुझे कोई रोक नहीं। लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज केवल एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, भाषा। अगर हम भाषाई तौर पर समझेंगे कि मैं बढ़िया टपट अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो वो विद्वता का जनक नहीं है। वो आपकी बोलने की शैली अलग हो सकती है, पर किसी एक भाषा में आपको समृद्ध होना पड़ेगा। और कोशिश करिए
माँ की भाषा में मजबूत होने का। माँ की भाषा क्या है? हिंदी, माँ की भाषा। मैं कर्नाटका रहा हूं 1 साल, जिसको सुनना सुने, माँ की भाषा में ही बात करी। बहुत किसी ने मजबूर किया कि अंग्रेजी में जवाब दूं, तो अंग्रेजी में जवाब दिया, नहीं तो बहुत अवॉइड करता हूं। दफ्तर में मेरी लिखने की भाषा अंग्रेजी है जरूर, पर बोलने की भाषा चाहे किसी ही मंच पे बोलना पड़े, माँ की भाषा है। और माँ की भाषा सर्वोच्च रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो माँ के उस जबान से निकल के मेरा रास्ता मजबूत करती है। तो मेरा आपको ये कहना है कि दोहरे चीजों में मत चलिए, ठीक है? इंटरमीडिएट करिए पहले, साथ साथ अपने सारे सब्जेक्ट्स को मजबूत रखिए और फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। फिर अगर आपको लगता है तो 1 साल ड्रॉप करके फिर आप एग्जाम में अपीयर होइए, तो आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको वो सारे ट्रिक्स भी आएंगे कि कैसे एग्जाम सॉल्व करना है। आपको उस बीच में जो है वो भी चीज पता लग जाएगी कि आपको एग्जाम में, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो ट्रिकी प्रश्नों के उत्तर कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। फिर भी आप अपीयर हो सकते हैं, अपीयर हुई उससे आपको पता भी लग जाएगा कि मुझे एग्जाम में अगले बार कैसा एग्जाम देना है, ठीक है ना? आपका प्रश्न था एग्जाम से पहले हम सही तरीके से कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात है 2 साल तक हम पढ़ते रहे, अब हम एग्जाम के टाइम में अपने आप को दिन रात जोक रहे हैं, दिन रात लगाए हुए हैं, तो जो 2 साल का पढ़ा हुआ था वो भी नहीं ध्यान दिया, जो 2 साल तक तो ध्यान दिया नहीं बेटा। तो इसलिए एग्जाम से पहले तो अपने आप को रिलैक्स होते हुए चले जाइए, सो दैट आपको जिस दिन एग्जाम का पेपर है उस दिन आपकी नींद ठीक रहे, आपको कोई बुखार ना हो जाए, आपकी कोई तबीयत खराब ना हो जाए। खाने का ध्यान रखिए, एग्जाम के दौरान बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, आप खाने में जरूर ध्यान रखिए, खराब चीजें मत खाइए बिल्कुल भी, आउटसाइड फूड कम करिए और घर की अच्छी चीजों को, फ्रेश चीजों को खाइए, जिससे कि आपकी तबीयत ठीक रहे, सिर दर्द ना हो, पेट में कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई बुखार ना हो जाए, मतलब आपको एग्जाम के दिन बुखार हो गया, कैसे एग्जाम दोगे, ठीक है? तो इसलिए आपको पूरे 2 साल की चीजों को, अभी भी समय है, 15 तारीख तक अभी समय है, कल 1 तारीख है, और आप अपने सारी चीज को रिव्यू कर लिए, रिवाइज कर लीजिए। कोई प्रश्न की दिक्कत है टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी गाइड से देख सकते हैं, अपनी किताब से देख सकते हैं, ठीक है? इधर से एक प्रश्न था बेटी का कि नींद की बात आई, रात को पढ़े या दिन को पढ़े? देखिए मैं बहुत सीधा सा बता रहा हूं भैया, एक चीज तो बात जरूर है, हमारे संतों ने भी बोला है, ऋषि मुनियों ने भी बोला है, रात तो पिशाचों की है। समस्या कहां पर है? सुबह उठ नहीं पाते, रात को माता पिता से अनुरोध, कोशिश करिए 11 बजे बच्चा बैठ के, उसके बाद कोशिश करिए खुद भी कि 5 बजे उठ जाए। 11 बजे तक अगर उसको एक बार चाय देने के बहाने चले जाओ, एक बार गर्म पानी देने के बहाने चले जाओ, पता भी लगता है क्या कर रहा है। किताब के अंदर कोई मोबाइल तो नहीं रखा हुआ, किताब के अंदर क्या देख रहे हैं। सुबह जब आप उठते हो तो भैया आलस तो थोड़ा त्यागना पड़ेगा, चाय बना दीजिए बढ़िया सी बच्चे के लिए, बेटे देखो ये चाय भी नहीं आए और उठ जाओ, आलस थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा फिर लॉक करो, फिर उसको कोशिश करो ना। इस मजबूती के लिए आपको ही आगे नहीं रहना पड़ेगा। और फिर जो विजिटिंग कार्ड वाला चक्कर है कि बच्चे का विजिटिंग कार्ड पड़ोसी को भी दिखाओ, मामा जी को भी दिखाओ, चाचा जी को भी दिखाओ, वो मत करो। मत तुलना करिए कि चाचा का बेटा देखे 99% लाया और तू ऐसे, तू 75% भी नहीं ला सकता, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अरे मैं आपको सही बता रहा हूं, 99 वाले भी धरे रह जाते हैं और 33 वाला आईएएस बन जाता है, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल कंपेयर मत करिए, ना उसको स्ट्रेस में जाने दीजिए। एक मैम का इधर से सवाल था कि भाई क्रोध करते हैं, हम क्रोध को कहां से लेके आते हैं? हम कहां से लेके आ रहे हैं? क्यों ऐसा स्वभाव बना रहे हैं कि क्रोध करने की इसको जरूरत पड़ी है? मैम ने बहुत बढ़िया से बताया कि उसको हम आकलन करें, देखें, 1 बार 2 बार 3 बार। बहुत सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं हमारे सामने कुछ मत कहिएगा, जब मैं बाहर जाता हूं तब आप कहिएगा। अरे भाई ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हम बच्चे के सामने बात नहीं कर सकते? क्योंकि हमने उसको इतना पैम्परिंग करके कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहता, वो पड़ोसी की बात सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल मत लाइए। बच्चों, मेरा आप लोगों से सीधा कहना है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए। रात का समय भूत पिशाचों का रहता है, उस भूत पिशाच के समय में जो है मत
विचरण अपने दिमाग को करिए, रिलैक्स रखिए, अपनी नींद को पूरा करिए, अपने आप को ये समझ लीजिए मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं दुनिया का सबसे स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैं इस दुनिया का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हूं। मैं अपने माँ बाप की वो विचारधारा को, विश्वास को मजबूत रखूंगा जिसमें कि कोई प्रश्न ही ना आए तीसरा बीच में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता निकलने से। जो अभी तक भी निकले हैं ना, और जो अभी तक भी इस संसार में काम कर चुके हैं, ऐसे ही नहीं। अगर हम अशोक सम्राट की बात करें या विक्रम आदित्य की बात करें, या दुनिया जहां में जिसको भी देखते हैं, इब्राहिम लिंकन की बात करें, एडिसन की बात करें, जो भी आप देख लीजिए, तो यही उत्तर मिलता है। मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, निक विजुस ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ना हाथ है जन्म से, ना पैर है, स्विमिंग जानता है, गाड़ी ड्राइव करना जानता है। जब पैदा हुए थे माँ बाप 6 महीने तक, 1 साल तक रोते रहे कि ये संतान भगवान ने हमें कैसी दे दी हमारे घर में, कि ना हाथ है ना पैर है। आप देखिए जरा YouTube पे, विश्व का टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। हमें उनसे सीखना चाहिए। मुनीबा मजारी पाकिस्तान में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक्सीडेंट हुआ था, पति ने भी छोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, व्हील चेयर पे स्टेज पे चलती है, सेकंड टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, दूसरे नंबर की पूरे विश्व में। ये एनर्जी कहां से आती है? एक आदमी को बुखार हो गया थोड़ा सा, तो वो थर्मामीटर देखता रहेगा, अभी 101 है, अभी 102 है, अभी 103 है। अरे भैया बुखार आया तो ठीक है यार, शरीर में इसकी दवा कर लो और बढ़ो आगे। एक आदमी सुबह 9 बजे भी रजाई में देख रहा है, सूरज आया होगा, खिड़की पर्दे हटा लो। एक आदमी सुबह 5 बजे निकल के ठंड में बाहर जा रहा है, काम में लगा, उसको नहीं सूरज, उसको ठंड नहीं लगी। इस शरीर को एक तपस्वी हिमालय की उस गोद में रह रहा है, उस शरीर को भी उसने बनाया, मैंने भी वैसे ही बनाया। मैं 9 बजे भी खिड़की देख रहा हूं, और एक व्यक्ति ऐसा जो 5 बजे जाके अपना काम क्षेत्र में काम कर रहा है। ये कर्म क्षेत्र है। कर्मा, ईश्वर ने कहा है कर्म में श्रेष्ठ रखिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा इसलिए मत करिए क्योंकि उस कर्म के साथ फल जुड़ा है, वो मिलना ही है। अपने पैर को, अपने उस स्टेप को अगले जगह रखने से पहले ये जरूर देखिए कि वो दलदल में तो नहीं जा रहा है, वो किसी ठोकर वाले उस पत्थर पे थोड़ी लगेगा, या किसी कांटे के ऊपर तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा कोई और सूत्र नहीं है, केवल और केवल अपने उस इंसानियत के सूत्र को मजबूत रखिए, अपने पूर्वजों के उस मार्ग को मजबूत रखिए, अपने ग्रंथों को देखते रहिए। किसी एक को आइडियल बना लीजिए, विवेकानंद जी को बना लीजिए, मोदी जी को बना लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी को बना लीजिए, किसी और को बना लीजिए, जीवन सार्थक होता चला जाएगा। कोई डरिए मत, निर्भीक जीवन जीजिए। बेटियों को खासकर बोल रहा हूं, मेरी 2 बेटियां इसलिए बोल रहा हूं, निर्भीक रहिए, मजबूत रहिए। अब वो नहीं रहा है। ये 2012 के दिसंबर में जब देश की राजधानी में हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ, अब वो चीज नहीं रही। अब ऐसा नहीं, अब बहुत मजबूत देश आगे बढ़ रहा है और बेटियां बहुत मजबूत हैं, इसलिए आप उनको निर्भीक रहिए, अपना जीवन जिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन फिर से पेरेंट्स को भी, परिवार, सारे परिवार के लोग बच्चों के साथ इस उत्सव में, उनके परीक्षा उत्सव में सहयोगी बने, आगे का रास्ता उनको दिखाइए, क्रोध नहीं करिए, उनकी अभिलाषाओं को मजबूत करने के लिए उनको थोड़ा सराहिए, उनको थोड़ा और पुचकार के और थोड़ा सा आगे लेके जाइए, सो दैट कि वो बड़ा भाई छोटे भाई के लिए उदाहरण बने, बहन के लिए उदाहरण बने, और समाज में इस तरह से लेके जाइए कि आपके लिए ये कहा जाए कि फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। ये नहीं हो कि अरे यार ये तो बेकार है, इससे संगति का भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए अच्छी संगति करिए, अच्छा काम करिए। धन्यवाद।